निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज न्यूज नाइट में हम बात करेंगे चुनाव प्रचार की, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार लगातार आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ चुनावी बयान भी सामने आ रहे हैं और जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं उन पर भी सबकी नजर है। और अगर आज की बात करें तो कांग्रेस ने आज हरियाणा में दूसरी बार अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस सब के बीच एक सवाल बड़ा ये भी बन रहा है कि जो चुनावी वायदे घोषणा पत्र में किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, उसकी तुलना में अगर हम तमाम उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, कितने चुनावी वायदे हैं जो पूरे किए गए हैं। इस सब के बीच क्या आज जिस घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा गया उसमें किए गए चुनावी वायदों को लेकर भी कितनी आश्वस्त है कांग्रेस? क्या है कोई रोड मैप? तमाम इन सवालों को रखेंगे सामने और करेंगे इस विषय पर चर्चा भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं। जम्मू में कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को लताड़ा, कहा कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को दिखाती थी सफेद झंडा, हमने गोली का जवाब गोले से दिया। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की गुटबाजी पर किया कटाक्ष। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया दूसरा घोषणा पत्र, कई लोक लुभावन वादों को किया शामिल। भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा, पूछा कहां गए हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में किए गए वादे। फिर सामने आई हुड्डा शैलजा गुटबाजी। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। राज्य के 2 दिवसीय दौरे के समापन पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी जानकारी। हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखकर तारीखों के निर्धारण की कही बात। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि। शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत पर इजरायली बमबारी में हुआ ढेर। संगठन मुख्यालय पर ताबड़तोड़ हमलों में मारे गए कई अन्य कमांडर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अब से कुछ ही देर बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। विभिन्न विषयों पर रखेंगे भारत का पक्ष। समावेशी दृष्टिकोण के साथ शांत और समृद्ध भविष्य को लेकर आयोजित सत्र में रखेंगे देश का पक्ष। मुद्दा घोटाले को भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष। सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस नेतृत्व से पूछा क्यों होने नहीं दे रहे मामले की निष्पक्ष जांच। घोटाले में मुख्य आरोपी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। हिमाचल में नहीं थम रहा संजौली मस्जिद से जुड़ा विवाद। शनिवार को कई हिंदू संगठनों ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन। सभी जिलों में अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राज्य सरकार के रवैये पर भी उठ रहे हैं सवाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की खबरों से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते। पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए
जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा के हिसार में भी प्रधानमंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही एकता नहीं तो गुटबाजी के बीच वो दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ,
अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य में दलाल और दामाद का बोलबाला था। कांग्रेस ने लूट खसोट की ही नहीं बल्कि बड़ी बेशर्मी से उसका बचाव किया। ऐसे में कांग्रेस के वादों और इरादों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई? चुनावी मौसम यानी वायदों का मौसम। सभी दल लोक लुभावने वादों के साथ मतदाताओं को आकर्षित करते नजर आते हैं। और हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र को देखकर भी ये बात सही साबित होती है। लेकिन नतीजों के बाद जब बात इन्हीं वायदों को अमली जामा पहनाने की आती है तो कांग्रेस शासित राज्यों में तस्वीर उलट नजर आती है। आज शनिवार को कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपना दूसरा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें वायदों की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के लिए 2 चरण का दृष्टिकोण अपनाया है। पहले चरण में 15 गारंटियों की घोषणा की गई थी और दूसरा चरण शनिवार को जारी किया गया, जिसमें पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक कल्याण के लिए कई वादे किए हैं, जिनमें 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, किसान आयोग का गठन और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, युवाओं को रोजगार समेत तमाम वादों के साथ साथ सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा भी पार्टी ने किया। बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूँ जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुकल जी, और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने किसी घोषणा पत्र पर कभी काम नहीं किया। झूठों का पुलिंदा कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नज़दीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं, तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को। वहीं कांग्रेस के अंतर्कलह भी एक बार सामने आए जब घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा मंच से नदारद दिखे। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा। हरियाणा में भी जो 2 फाड़ है वो भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। मैनिफेस्टो लॉन्च के दिन पर ही कुमारी शैलजा जी नहीं थी, रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, और कुमारी शैलजा जी तो लगातार बोल रही है, कितने मंचों पर बोला है कि टिकट के बंटने में अन्याय हुआ। कई सारे नेता भी इस चक्कर में पार्टी छोड़ गए। शारदा राठौड़ ने तो चमड़ी और दमड़ी कैसे इस्तेमाल हो रही है और कैसे लगाई जा रही है वो भी बताया।
तो आज हरियाणा में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी दलितों का अपमान कर सकती है। इस राजनीतिक घमासान के बीच हरियाणा में चुनाव प्रचार जारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और भाजपा केवल समाधान है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने भी राज्य में पार्टी के लिए प्रचार किया। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि चुनावी वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर इन चुनावी वायदों पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जरूर गौरतलब हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने भी कुछ तस्वीर रखना चाहेंगे, ना केवल इस बात की कि कांग्रेस के किए हुए वायदे कब, कहां, किन राज्यों में कितने पूरे हो पाए, बल्कि ये भी कि चुनावी घोषणा पत्र में भी क्या कुछ तुलना की जा सकती है। यहां पे अगर हम एक नजर डालें तो आपके सामने रखना चाहेंगे ये तस्वीर, कांग्रेस क्या हुआ तेरा वादा। क्योंकि चुनाव के वक्त बहुत सारे मुफ्त की राजनीति की जाती है, मुफ्त वायदे की जाते हैं, फ्रीबीज ऑफर की जाती हैं ताकि मतदाता आकर्षक होकर मतदान करने के लिए उन्हीं को वोट दे। लेकिन चुनाव के बाद एक भूलने की नीति है जो सामने आ रही है, और ये एक आध बार हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये हर राज्य दर राज्य नजर आए तो फिर सवाल उठने लाजमी है। इसके आगे अगर हम देखें तो पाते हैं कि कांग्रेस को लेकर जो वायदे फेल हुए हैं उसमें अगर हम राज्यवार भी देखें तो हिमाचल प्रदेश में ही आप देख लीजिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, लेकिन कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, लेकिन महिलाएं खाली हाथ हैं। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, नहीं हुआ। लेकिन वही 5 लाख नौकरियां भी की जाएंगी, कितनी आई हैं अभी तक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तमाम मुद्दे हैं वो, वायदे हैं वो जिनको पूरा नहीं किया गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही 2024-25 को लेकर, यानी इस जो वित्त वर्ष चल रहा है इसको लेकर कहा गया कि मार्च में ही इस बात की घोषणा हुई थी कि 18 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कमजोर आर्थिक स्थिति की बात करके ये तमाम वायदे हैं जो पूरे ही नहीं किए गए। ये भी कहा गया था कि बागवान अपनी फसल की कीमत खुद ही तय करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो नहीं पा रहा है, ये नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने ही कश्मीर में जाकर इस बात को सामने रखा था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में सेब के जो किसान हैं उन्हें उनकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा है। जाहिर है कि इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो कहीं पूरी होती नजर आ नहीं रही। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, एक और राज्य जहां पे कांग्रेस शासित ही सरकार है। वहां पे आप देखें तो स्वास्थ्य को लेकर भी इस बात को सामने रखा गया कि हरियाणा के चुनावी घोषणा पत्र को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हरियाणा का जो चुनावी घोषणा पत्र है, आज आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2 चरणों में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें से आज दूसरे चरण में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम वायदों को सामने रखा। लेकिन एक बड़ी नजर हम डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने भाजपा और कांग्रेस इन दो की तस्वीर सामने रख रहे हैं। ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो कुछ बड़े बिंदु दोनों के घोषणा पत्र के आपके सामने रखते हुए 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। भाजपा ने भी चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख के निःशुल्क इलाज की बात की है। लेकिन इसके आगे बढ़े तो घोषणा पत्र के वायदों में तमाम और बातें भी हैं जो शामिल हैं। इसमें अगर स्वास्थ्य से हटकर आगे महिला सशक्तिकरण की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां हम पाते हैं कि कांग्रेस ने भी पेंशन की बात की है, बुजुर्ग महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, कमजोर परिवार की महिलाओं को। लेकिन वही भाजपा ने भी सभी महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह की बात की है। तो यहाँ पर भी एक तुलना की जा रही है कि जो वो दे रहे हैं और जो वो दे रहे हैं, किस वर्ग की कितनी महिलाओं को कितना कुछ दिया जा रहा है, ये भी चुनावी विवाद है तो हमारे सामने। लेकिन कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की है, तो वहीं भाजपा ने भी इसको 500 रुपए में ही देने की बात की है। लेकिन इसी तरीके से महिलाओं से हटकर बात करें कृषि की, तो किसानों के लिए भी जो कांग्रेस कहती है वो ये कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। लेकिन बीजेपी का भी यही कहना है कि हम जो 24 फसलें हैं जिनको एमएसपी पर खरीदा जाता है वो जारी रहेगी। लेकिन उसके अलावा भी बीजेपी ने तमाम और भी वायदे हैं किसानों की बेहतरी को लेकर जिसको सामने रखा है। तो एक रोड मैप सामने रखा है बीजेपी ने किसानों को लेकर। वहीं अगर आगे बढ़े और बात करते हैं युवाओं को लेकर, नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनावों में। उसमें भी देखें तो कांग्रेस ने 2 लाख नौकरी की बात की है, तो वहीं बीजेपी ने 2 लाख नौकरी की बात तो की ही है, लेकिन साथ ही 5 लाख अन्य नौकरियों को के सृजन करने की भी बात की गई है। और हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये अमित शाह ने चुनावी रैली में भी इस बात की घोषणा की है। तो ये कुछ एक सोच जो दोनों दलों की सामने आती है। इससे आगे हटकर अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी कांग्रेस ने हर गरीब परिवार को 100 गज प्लॉट देने की बात की है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से 10 लाख की बात की है। भाजपा ने भी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से 8 लाख तक बढ़ाने की बात की है। तो यानी क्रीमी लेयर का मुद्दा भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में नजर आ रहा है। ये कुछ बिंदु हैं जो घोषणा पत्र के हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये यही दिखाने का एक प्रयास था कि तमाम पार्टियां हैं जो
एक तरीके से वोटर की बेहतरी किस तरीके से हो सकती है ये सोच तो रखती हैं, लेकिन साथ ही यही सोच कहीं ना कहीं चुनावी वायदों, लोक लुभावन वायदों, फ्रीबीज के तौर पर दिखने को मिलते हैं। लेकिन क्या इन्हें पूरा करने में पार्टियां सक्षम हैं? यही सवाल हम उठा रहे हैं अपनी आज की चर्चा में, और निशाना रहेगा कांग्रेस पर, इसलिए कि कांग्रेस ने अभी हाल में जो चुनाव हुए और जो जीते, चाहे तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर वायदे किए गए, पूरे कुछ नहीं हुए। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का विषय का। चूंकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र हरियाणा में दूसरा घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उठा रहे हैं ये विषय, चुनावी वादे कितने लुभावने, कितने व्यवहारिक। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय शर्मा जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत मेरे तीनों मेहमानों का। लेकिन शुरुआत दुष्यंत जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि भाजपा ने भी घोषणा पत्र राज्यों में दिए हैं, भाजपा ने करके भी दिखाया है, और ये दिखाया है कि हम संकल्प पत्र, उन्होंने बोला कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस भी संकल्प तो इस बात का दिखाती है कि हम आपसे वायदा करते हैं, हम आपको ये देंगे, लेकिन होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हरियाणा में जब घोषणा पत्र जारी किया गया है, एक बहुत लंबी फहरिस्त है चुनावी वायदों की, क्या कोई रोड मैप है कांग्रेस के पास? ये सवाल पहले राज्यों के चुनावों में भी पूछा गया था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। आज क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें कांग्रेस में कमियां तो हैं, वो अपना प्रचार ढंग से नहीं कर पाती। 1,28,00,000 महिलाओं को कर्नाटक में 24,000 रुपया सालाना मिल रहा है, और मैं भारत के राष्ट्रीय चैनल पे ये खड़ा होकर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये ज़मीन पे इसके बारे में इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आप देखेंगे नौकरियों का, नए रोज़गार का सृजन हुआ है। आप कर्नाटका में देखेंगे, आप तेलंगाना में देखेंगे, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। वहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो संकल्प को पूरा करते हैं, उनके पास 30 लाख नौकरियां हैं ऐसी जिनको भरा जा सकता है, युवाओं को नौकरियां दी जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने वो नौकरियां नहीं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत आगे, नैरेटिव सेट कर लेती है, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। इसी तरह से आप देखेंगे महिलाओं को चाहे फ्री बस की व्यवस्था हो, वे अन्य उनके वादे सभी जमीन पर पूरे होते हुए आज दिख रहे हैं। कहीं कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
लेकिन दुष्यंत जी, यहाँ पर एक सवाल ये जरूर उठता है, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं रहा, हिमाचल प्रदेश में तो आर्थिक तंगी की बात कही जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है, चुनाव में जाने से पहले क्या कांग्रेस इतनी अनभिज्ञ थी हालात से कि वो वायदे करते वक्त उसको पता नहीं था कि वायदे हम पूरे नहीं कर पाएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई थी, उसका भी राज्य के बजट पे एक विपरीत असर पड़ा है और केंद्र से जो अपेक्षित धनराशि की आशा थी सहायता के रूप में मिलने की, वो भी नहीं मिली है। उसके बाद भी वहाँ बेरोजगारी भत्ता महिलाओं को 2000 रुपया मासिक लगातार मिल रहा है, फ्री महिलाओं को बस की सुविधाएं मिल रही है और युवाओं को देखिए नए रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। चलिए, वित्तीय स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री साहब ने और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने खर्चों में कटौती करके एक संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य सरकार ईमानदारी के साथ राज्य के युवाओं के हित को साधने के प्रति प्रयत्नशील है। जी, विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हमने जो वायदे किए वो तो पूरे कर ही रहे हैं, हालांकि 300 यूनिट बिजली भी फ्री करने की बात की गई थी, तमाम अन्य वायदे भी थे, लेकिन ये गिना रहे हैं कुछ चीजें कि हम तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों सवाल उठ रहा है? देखिए ममता जी, बात सुनिए, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। आज जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया वो झूठ का पुलिंदा है और मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। अभी इसके अंदर घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने SYL का जिक्र किया, सतलुज यमुना लिंक नहर का। आप मुझे बताइए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही है ना जो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के, और केंद्र में भी सरकार इनकी थी, एक समय में पंजाब में भी सरकार इनकी थी, क्यों नहीं लाई है? आप मुझे बताइए। नंबर एक बात ही होगी। दूसरा, ये पेंशन की बात करते हैं यूपीएस की, जो यूपीएस वाली जो पुरानी पेंशन थी वो किसने बंद की? 2006 में हुड्डा साहब ने बंद की। आप तो बंद करने वाले हो, शुरू करने वाले नहीं हो। अब ये बात कहते हैं महिलाओं को पैसे देने वाली। आप मुझे बताइए, 11 लाख गैस सिलेंडर फ्री में किसने बांटे? हमने। 80,000 लोगों को मकान बना के किसने दिए? हमने। 7.5 लाख शौचालय बना के किसने दिए? हमने। तो आप मुझे बताइए कि एक किसान का एक एक दाना हम खरीदते हैं, अगर किसी कारण, तकनीकी का कारण 72 घंटे से लेट होता है तो 12% का पर एनम ब्याज कौन देते हैं? हम देते हैं। ये धरती जो है हरियाणा की, वो किसान, जवान और पहलवान की है। तो मैं इनके तीनों की बता देता हूं। किसान की सुन लीजिए, किसान का ये फसल नष्ट होने पर 10,000 देते थे, हम 15,000 देते हैं। ये 4 फसलों पे MSP पे खरीदते थे फसल, हम 14 फसलों पे खरीद रहे हैं, सारी फसलों पे खरीद रहे हैं। ये रात को बिजली देते थे और उस टाइम, जिस टाइम ममता जी आप अपने घर में भी सर्दी महसूस करती थी, सर्दियों में जनवरी और दिसंबर में, तब ये रात में कभी कुछ देते थे। हम दिन के अंदर 8 घंटे बिजली देते हैं। 10 साल हो गए। 10 पैसे यूनिट, आपने पूरे विश्व में नहीं सुना होगा, 10 पैसे यूनिट किसानों को हम जो उनके ट्यूबवेल होते हैं उनके लिए बिजली। यानी आपका कहना है कि तुलना करें तो बीजेपी की ओर से बहुत कुछ किया गया है। तुलना नहीं करें, इन्होंने ही उसका बेड़ा गर्क किया है। यूपीएस को खत्म करने वाले ही है, अब ये लागू करने वाले ही बात करते हैं। भाई कैसी बातें करते हो आप? तो एक रिप्लाई ले लेती हूँ दुष्यंत जी से, उसके बाद मैं शांतनु जी के पास जाऊंगी। देखिए, आपने कहा पहलवान, जवान, किसान को तो आपने घुसने नहीं दिया। MSP की गारंटी के लिए आंदोलन करने आना चाहते थे, अपनी मांगे रखने। जवान को आपने अग्निवीर बना दिया। सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? कितने आपने भूमिहीनों को प्लॉट दिया? आप मुझे नंबर बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है भूमिहीनों को 100 गज का प्लॉट देंगे, MSP की गारंटी देंगे, अग्निवीर की स्कीम को खत्म करके पूर्णकालिक पूर्व की भांति नौकरी मिलेगी और किसान को उसका प्रिक्योरमेंट प्रत्येक फसल का होगा और मार्केट रेट पे होगा और गारंटी के साथ होगा। आप तो किसान को आंदोलन करने का अवसर ही नहीं दे पाए। आप बिजली की बात कर रहे हैं सर, आप रेट कितना बढ़ा दिया आपने? आप अपने वायदे लेकर आए हैं, वहां बीजेपी भी अपनी ओर से अपनी बात रखती आई है कि अग्निवीर को हम भी परमानेंट नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले एक बार शांतनु जी से। ममता जी 5 सेकंड का ये नौकरी देने की बातें करते हैं। 25,000 नौकरी जो हमने अभी उनका परिणाम घोषित नहीं करने दे रहे, हाई कोर्ट में चले गए ये लोग।
तो नौकरी आपका तो पेपर लीक हो जाता है शर्मा जी, थोड़ा पेपर संभालिए, सरकार अपने आप संभल जाएगी। मुद्दा है 9.5 साल में मुख्यमंत्री को बदल दिया, चुनाव से 6 महीने पहले चेहरा चेंज कर दिया श्रीमान जी। चलिए यहाँ पे शांतनु जी, तमाम वादे किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, हम देख ही रहे हैं कि हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ आंकड़े तो होते ही हैं कहने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हालांकि जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। बात वहीं आ जाती है, कितने व्यवहारिक है ये वादे? मात्र वोट लेने के लिए ही ये वादे किए जाते हैं या फिर वाकई जमीन पर कुछ है? क्योंकि रोड मैप किसके पास है, सवाल यही खड़ा होता है। देखिए ममता जी, जब भी हम लोग किसी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पिछले 20 साल में हमारे इलेक्शन में बहुत सुधार आया है, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो वाला सुधार है मुझे आना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी बोल के पार्टियां चली जाती हैं और किसी भी पार्टी को, हर पार्टी के वहां सरकार रही है, नहीं तो बजट की एक्सेस है, वो बजट में उसको दिखाना भी चाहिए। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को एक मांगना चाहिए कि आप इसका प्रोविजन कैसे करें। अब कई बार तो ऐसे दावे होते हैं जो पूरे बजट से भी ज्यादा होते हैं, जो पूरे एक्सपेंडिचर से स्टेट के ज्यादा होते हैं, तो सुनने में अच्छे लगते हैं और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे नहीं तो केवल इतनी कैटेगरी के लिए है। वो कैटेगरी जब सरकार बनने के बाद आती है केवल, मैंने अक्सर देखा कि नहीं ये तो केवल इतने एज ग्रुप के लिए था, ये तो केवल उन किसानों के लिए था जो छोटे किसान है, जिनकी 1 एकड़ से छोटी जोत है, तो ये बाद में आते हैं। और खासकर कांग्रेस इस मामले में काफी पिछड़ी रही है, और या फिर वो इंप्लीमेंट करती है तो फिर वो बदहाली पे आ जाती है। आपको पता होगा नीति आयोग की जितनी रिपोर्ट आती है उसमें खासकर 3 स्टेट की बहुत बदतर हालत है, फिस्कल हालत जिसको हम कहते हैं। फिस्कल हालत मतलब वो बिल्कुल दिवालियापन पे है, खासकर हिमाचल, पंजाब और कर्नाटक। इन तीनों की बार बार आप नीति आयोग में रिपोर्ट देखिए तो ये बस है कि, और फिर इनके पास रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया। आपको पता है जब से जीएसटी आया है तो जो डिवोल्यूशन हो रहा है तो और ज्यादा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्यादा पैसे दे रही है, और इस समय भी जो पेट्रोल पे वैट है, जो आबकारी पे वैट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से लगा रही। मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था तो जो कांग्रेस ने आज आया उसमें तो पहला है कि फ्री बिजली, वो अरविंद केजरीवाल का आइडिया चुराया, उन्होंने सोचा कि फ्री से अरविंद केजरीवाल जीत रहे, हम भी ट्राई करते हैं। दूसरा है महिलाओं को पैसे देना, वो उन्होंने महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से लाडली योजना का चुरा लिया, ठीक है। फिर तीसरा ये कहते हैं एमएसपी, है ना। अब एमएसपी बड़ी मजेदार बात है। देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी आप दे दें, बहुत स्टेट में बहुत समय से है कि भाई जो भी सरकार अपने क्रय केंद्रों में खरीदेगी वो एमएसपी पे खरीदेगी, तो पहले से। लेकिन आप कितना खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 7 साल में अखिलेश सरकार की गुना, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कोर एग्जांपल है, कम से कम 7 से 10 गुना ज्यादा धान और वीट खरीदा जा रहा है। एक तो है एमएसपी डिक्लेयर करना, दूसरा ममता जी मैं खरीद भी रहा हूँ नहीं खरीद रहा, मैं डिक्लेयर करके छोड़ दिया, लेकिन मैं क्रय नहीं कर रहा हूँ। तो ये बड़ी बात आती है कितना उन्होंने क्रय करा है। फिर मैं उनका आगे पढ़ता हूँ मैनिफेस्टो। अभी अग्निवीर पे बात बोली किसी ने, अब अग्निवीर को स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर पड़ती है? ये तो झूठ, मतलब इससे बड़ा झूठ हो सकता है कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे। अब कैसे कर देंगे? हरियाणा की अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो अग्निवीर कैसे खत्म कर देगी? मतलब झूठ है, आपके तो ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी जब सरकार बनेगी 2029 में होगा तब आप कुछ कर पाएंगे अगर आप जीते तो इसलिए कई बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस पर ध्यान देना चाहिए और एक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि भाई जो मैनिफेस्टो करा आपने, एक जनता के कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी का काउंट ऊपर आता है। नरेंद्र मोदी ने जो उनके जनसंघ के समय के वादे थे उस पार्टी के, जो आइडियोलॉजिकल, चाहे वो 370 हो, नाम मंदिर, उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ ही आगे बढ़े। लेकिन शांतनु जी एक सवाल में जाना चाहती हूँ, क्या ये घोषणा पत्र तमाम ये भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जन कल्याण और लोक लुभावन के बीच की जो रेखा है वो कहीं घुलती मिटती नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि भाई ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, जो तमिलनाडु में तो बेहद था। तमिलनाडु में हम देखते थे कि उनके वहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर, कलर टीवी, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई शादी ब्याह का त्यौहार हो रहा है, उसमें बिल्कुल कुछ बट रहा है। तो देखिए जहाँ पे वो अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि सेफ्टी नेट की तरह, जहाँ बिल्कुल एक पुअर है उसको मैं एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जहाँ पे वैसा लगता है कि मैं रिश्वत की तरह दे रहा हूँ वोट खरीदने के लिए, उसमें बड़ी रेखा है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को उस पर सख्त आना चाहिए और हर पार्टी को कहना चाहिए कि जो भी आप वायदे कर रहे हैं उसका एक मुझे बजटरी प्रोविजन दीजिए। आपको स्टेट का बजट पता है, वो तो ओपन इंटरनेट में हर साइड में, आप उसका बजटरी प्रोविजन दीजिए, कितना इसमें एक्सपेंडिचर होगा और उसे कहां से आप रेवेन्यू लेके आएंगे और आप खर्च कर पाएंगे। जी चलिए, एक बार दोबारा दुष्यंत जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी इस बात का, क्योंकि जब भी, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, कि जब भी चुनाव आते हैं तो उसमें जाहिर है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जी। हमने देखा अन्य राज्यों में भी जहां कांग्रेस अगर जीतती है तो उसके बाद कितने दिन तक सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि यही नहीं निर्धारित हो पाता कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि बड़े नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपनी आकांक्षाएं। लेकिन ऐसे में हरियाणा की अगर हम बात करें,
क्या आपको ये लगता नहीं है कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, जो सतह पर आई हुई है, सभी पार्टियों में होते हैं थोड़े डिफरेंसेस, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह जिस तरह से सतह पे आई है, कुमारी शैलजा को लेकर, हुड्डा को लेकर, जिस तरह से खुलेआम ये बात बोली जाती है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस के लिए रास्ते में एक रोड़ा अटकाती है। अगर जीत भी गए तो भी ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको हल करना एक बड़ी चुनौती रहेगी आलाकमान के साथ। देखिए, बिल्कुल भी कोई चुनौती नहीं होती और कांग्रेस पार्टी पूरा समय लेती है, अपने विधायक दल के जो चुने हुए विधायक होते हैं उनसे चर्चा करती है, ऑब्जर्वर भेजती है और फिर जो लोकप्रिय लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर चुनती है। विजय जी की पार्टी में तो ऑब्जर्वर पर्ची निकाल के देते हैं और नेता की घोषणा हो जाती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? और बिल्कुल गर्व के साथ तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ एज ए कांग्रेस सपोर्टर कि हरियाणा में कांग्रेस के पास कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के योग्य हैं और उसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा अगर होती है तो इसमें बुराई क्या है जी? लोकतंत्र इसी का नाम है, इसको चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए तो अच्छा है। विजय जी, ऐसे में क्यों भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधती है इस अंतरकलह को लेकर? और दलित का मुद्दा भी उठाया जाता है, वो तो कह ही रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा तो एक हेल्दी चीज है। ममता जी शायद इन्होंने हमारी शैलजा जी का दर्द सुना नहीं है, वो बड़े मंचों से कह रही है, वो प्रचार भी नहीं कर रही है। वो किस तरह से 2013 में जब केंद्रीय मंत्री थी, इनकी सरकार थी केंद्र में, किस तरह से अखबारों में आर्टिकल देती थी कि हर 18 मिनट में एक जो अपने दलित भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 33% विद्यार्थी जो दलित हैं उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा, 48% जो लोग हैं उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा। तो इस तरह से, और 38% ऐसे लोग थे जिनको नल से जल नहीं लेने दिया जा रहा। हमने 2022 में नल से जल हर घर में पहुंचा दिया। अब मैं इनको आंकड़े बताता हूं, 86,000 इन्होंने नौकरी लगाई, हमने 1.5 लाख से ज्यादा नौकरी लगाई नवयुवकों की। आप मुझे बताइए कौन ज्यादा है इनके राज में? क्योंकि हमारे यहाँ जवान सबसे ज्यादा है। 500 करोड़ पूरी फौज के लिए थे, 1 रैंक 1 पेंशन का, हमारा 33,000 करोड़ से ज्यादा है। तो किसका हुआ? तथ्य की बातें कर रहे हैं ना आप। उसके बाद में आप दूसरे आ जाइए कि मैंने आपको बताया ना, ये कहते हैं कि विजय जी बताए 80,000 पक्के मकान बना के दे दिए, 7.5 लाख शौचालय बना के दे दिए। आप मुझे बताइए 5 लाख का हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज दे दिए, जो 700 सीटें थी अब 2200 सीटें हो गई। तो आप मुझे बताइए महिला थाने जो मात्र 2 थे 33 हो गया, आज हर जिले में महिला थाना हो गया। और 61 आपके लड़कियों के कॉलेज हो गए, पहले कितने थे? 29 थे। यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ गई? 400 फॉर्चून कंपनियों के ऑफिस अकेले हरियाणा के अंदर है। विजय जी, अगर हम देखें तो ये लंबी फेहरिस्त है जो आप गिनाते चले जा सकते हैं। विजय जी सुनिए 1 मिनट सुनिए। जो देश की कारें बनती हैं, 50% कार आज हरियाणा में बनती हैं, जो आप यूज करते हो हरियाणा। शर्मा जी, वो फैक्ट्रियां कांग्रेस के समय में लगी हैं। अरे आपके समय में तो 68,000 का निर्यात था, हमारे समय में 2.5 लाख करोड़ का निर्यात है। तो आप आंकड़े निकाल लीजिए। देखिए, मैं जुलाई महीने का आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 57 लाख लोगों की नौकरी चली गई जुलाई महीने का आंकड़ों में नहीं उलझते दुष्यंत जी और विजय जी, आंकड़ों में नहीं उलझते, इस वजह से कि आंकड़ों की भाषा से ही सब राजनेता ऐसे हैं जो अपनी जो किए हुए काम है उन्हें सामने रखते हैं। 57 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन विजय जी, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, 5 सेकंड लूंगा मैं। आप मुझे बताइए, हाथ कगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? गांव के चौकीदार को पहले 3500 मिलते थे, आज 7,000 मिलते हैं। सफाई कर्मी को 8,000 मिलते थे, आज 14,000। महंगाई कितनी बढ़ी है सर, वो भी तो देख लीजिए। कीमतों की कीमतें कितनी वृद्धि हुई हैं, उसकी अपेक्षा तो आपने कुछ नहीं किया। विजय जी और दुष्यंत जी, सिंपल सी बात है ये बात की जो काम किया जा रहा है पार्टियां वही लेकर जनता के बीच में जा रही हैं। घोषणा पत्र में वायदे भी जनता पढ़ रही है, लेकिन ये जनता को समझना है कि कौन सी पार्टी में इतना दम है कि वो उनके इन चुनावी वादों को जमीन पर भी साकार कर सके। इसीलिए ये हरियाणा किसानों की भूमि है ये जनता को और किसानों की राजनीति हरियाणा से तय होती है। जो पार्टी जीतेगी भविष्य में वो देश पर राज करेगी। जो ये उम्मीद करते हैं कि जो पार्टियां जीते इन राज्यों में, इस वक्त जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं, जो पार्टियां जीते वो इन राज्यों की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन ये भी उम्मीद करती है जनता कि जो चुनावी वायदे आपके घोषणा पत्र है उस घोषणाओं को भी पूरा करें। फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद रुख करते हैं अन्य खबरों का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सहित चुनाव आयोग की पूरी टीम महाराष्ट्र के 2 दिनों का दौरा किया। चुनाव आयोग की टीम ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,186 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 आर अर्बन बूथ्स एंड 57,600 आर रूरल बूथ। दिस ऑल्सो is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 9,59,00,000 है। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या में भी 22 पॉइंट की वृद्धि हुई है। महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टोरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं। ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है। ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल, दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है तो वो अभी भी इलेक्टोरल रोल में शामिल करा सकते हैं। कंटिन्यूअस इलेक्शन, कंटिन्यूअस अपडेशन इज स्टिल ऑन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टोरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे। न्यूली रजिस्टर्ड वुमेन, एज आई मेंशन्ड, आउट ऑफ द नंबर आई गेव यू अर्लियर, आर ऑल्सो अराउंड 9 lakhs। और अब खबर कर्नाटक से, जहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए CBI को दी गई अनुमति वापस ले ली, लेकिन कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद अब इस मामले में CBI जांच की मांग को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले मामले में CBI जांच से भागने की कोशिश कर रहे
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के वकील वसंत कुमार ने बताया कि इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। ये याचिका विशेष अदालत के उस आदेश के बाद दायर की गई जिसमें कर्नाटक लोक आयुक्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। लोक आयुक्त को जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत ने ये निर्देश मूडा द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी को 56 करोड़ रुपए की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर दिए थे। इस बीच भाजपा ने सिद्धारमैया पर राज्यपाल को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अस्वीकार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया के पास इस्तीफे के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। He has to resign. There is no other option. They are trying to corner and frighten the governor, which is unacceptable. वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मूडा मामले में अदालत ने सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है। किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है। ये कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। गौरतलब है कि मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट दी थी। मूडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 के लेआउट का विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किए। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर भी हिंदू संगठनों ने रोष जताया।
हालांकि अवैध अतिक्रमण के मसले पर राजनीति न करने की भी अपील की जा रही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमलों में मौत हो गई है। अभी तक ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ही कर रही थी कि अब हिजबुल्लाह चीफ डरा नहीं पाएगा, लेकिन अब नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। इजरायल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया है। लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी के बीच शनिवार को इस टकराव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि उसके नेता हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इससे पहले इजरायली सेना का दावा सामने आया था कि उसने नसरुल्लाह को ढेर कर दिया है। इजराइल ने कहा कि ईरान की मदद से तैयार किए गए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का काम जारी है। हमारे नेता अपने विचारों, भावना, योजना और पवित्र दृष्टिकोण के साथ अभी भी हमारे बीच हैं। हम जीतने तक बलिदान के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए वचनबद्ध हैं। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 टन बम से हमला किया। ये हमला इतना भीषण था कि आसपास की 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। इजरायली सेना ने बताया कि नसरुल्लाह को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे न्यू ऑर्डर नाम दिया गया था। बेरूत पर हमले के दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ कमांडर सेंटर से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। हमारे तर्कस में यह आखिरी हथियार नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे पास आगे और भी तरीके हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। संदेश साफ है कि जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को धमकाएगा, हम जानते हैं कि हमें उस तक कैसे पहुंचना है। हसन नसरुल्लाह ने 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह की कमान संभाल रखी थी। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। नसरुल्लाह संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। 64 वर्ष के नसरुल्लाह को लेबनान का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मार दिया था। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता नहीं बचा है। वहीं हमास की लीडरशिप में सिर्फ यहया सिनवार जीवित है जो गाजा में मौजूद है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ी है। 2006 में लेबनान पर हुए इजरायली हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। तब से इजराइल लगातार लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। आईडीएफ ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। हवाई हमलों में 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इस हमले में 550 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। काट!
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। उत्तराखंड युद्ध स्मारक और भारतीय वायुसेना अक्टूबर से नवंबर तक हिमालयन थंडर यानी वायुवीर विजेता कार रैली करने जा रही हैं। कठिन और दुर्गम रास्तों पर 52 वायुसेना के वीर सियाचिन से लेकर तवांग तक की यात्रा करेंगे। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये रिपोर्ट। वायुसेना के 52 जाबाज इस साल हिमालय की पर्वतमाला पर कारों में सवार होकर दहाड़ेंगे। उत्तराखंड युद्ध स्मारक के प्रेसिडेंट तरुण विजय ने और वायुसेना ने सियाचिन के पास थॉयस से लेकर अरुणाचल के तवांग तक हिमालयन थंडर कार रैली के लिए हाथ मिलाया है। 7000 किलोमीटर लंबी यह कार रैली युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी और भारत के वीर शहीदों की गाथा का प्रचार प्रसार करेगी। वायुवीर विजेता नामक यह रैली उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय के दिमाग की उपज है। कार रैली को 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से दिल्ली से रवाना किया जाएगा। इसे वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को सियाचिन के पास थॉयस एयरबेस से रवाना किया जाएगा, जो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह रैली बेहद कठिन और दुर्गम इलाकों और मौसम में अपने मार्ग में 16 स्थानों पर रुकेगी। 20 स्थानों पर वायुसेना के नायक स्कूल और कॉलेज के छात्रों से बातचीत करेंगे और उनमें रोमांच की भावना भरेंगे। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना दौरे के दौरान हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा कानूनी पेशेवरों से परिवर्तन का वाहक बनने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने 28 और 29 सितंबर को दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर 9वें राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव कर तलाशी अभियान चलाया है। भाजपा के संगठन महापर्व सदस्य अभियान को उधार देने के लिए शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पटना पहुंचे। JP नड्डा भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों एवं सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। RML अस्पताल में डेंगू के स्वदेशी टीके के फेज 3 का ट्रायल शुरू किया गया है। अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के नेतृत्व में शुक्रवार से ये ट्रायल शुरू किया गया है। स्वस्थ लोगों पर यह ट्रायल चल रहा है। RML दिल्ली का एकमात्र अस्पताल है जहां डेंगू टेट्रावैलेंट स्वदेशी टीके का ट्रायल शुरू किया गया है।
स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें स्मरण किया है।